तो भैया आपने 6.5 लाख रुपए लगा के ये बाइक ली, आपने 4 लाख रुपए के KTM 390 एडवेंचर क्यों नहीं ली? दोनों का पावर सेम है, दोनों का टॉर्क लगभग सेम है, पावर भी सेम है। तो भैया ये जो सवाल है ये इतनी बार मैंने सुना कमेंट में, इंस्टाग्राम पे, हर जगह कि आपने ये बाइक क्यों ली, बाकी जो और बाइक है वो क्यों नहीं ली। तो आज पूरा डिस्कशन करेंगे ये बाइक क्यों ली, KTM 390 एडवेंचर क्यों नहीं ली। हालांकि दोनों बिल्कुल अलग सेगमेंट की बाइक्स हैं, बट फिर भी कंपैरिजन होता है। क्यों होता है कंपैरिजन ये भी बताऊंगा, और क्यों नहीं ली वो ये भी बताऊंगा। क्यों बेनेली TRK 502X नहीं ली और बाकी बाइक्स क्यों नहीं ली, इस बाइक में क्या अच्छा है, लेके कोई गलती तो नहीं कर दी। सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे एक एक करके, कॉन्स क्या है, प्रोज क्या है, सब कुछ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको राइडिंग के वीडियोस पसंद आते हैं, मैं इस बाइक पे और अपनी हाईनेस पे वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको घूमने फिरने के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट दिखाते रहो, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। मेरा जो इंस्टाग्राम ID वो आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस बाइक का ओडोमीटर की कितने किलोमीटर मैंने चला ली है। जैसा मैंने बताया आप देख सकते हो 10,827 10,827 किलोमीटर्स। तो ये बाइक मैंने मार्च में ख़रीदी थी, मार्च से और अभी नवंबर आ गया। हालांकि मैं 2 बाइकों से घूमता हूँ, बट स्टिल मैंने इस बाइक को अराउंड 11,000 किलोमीटर चला लिया है, आप बोल सकते हो। तो मेरे को आइडिया लग गया है। मैं वेट ही कर रहा था कि जब 10,000 किलोमीटर हो जाएंगे पूरे, तब मैं इस बाइक का पूरा थ्रू एंड थ्रू रिव्यू बनाऊंगा। सबसे पहले ये बात करते हैं कि क्यों मैंने ये बाइक ली और क्यों मैंने दूसरी बाइक्स जो हैं वो नहीं ली। तो पहले बात करते हैं बेनेली TRK 502X की। तो यार बेनेली की जो बाइक है वो बाइक अच्छी है, प्राइस भी उसका इससे थोड़ा सा कम है। पहले इस बाइक का प्राइस ज़्यादा हुआ करता था, बट जब मैंने ली उससे जस्ट 1 महीने पहले Feb 2022 में होंडा ने इसका प्राइस जो है 1.2 लाख ऑन रोड गुड़गांव से स्लैश कर दिया। तो पहले बाइक 7.7 लाख की हुआ करती थी, लेकिन बाद में गुड़गांव में ही मिलने लगी 6.5 लाख की, तब मैंने ये बाइक ली। तो जब ये बाइक सस्ती हो गई तब ये बाइक कंपैरिजन में आ गई इन सारी बाइक्स के, अदरवाइज पहले ही काफ़ी महंगी हुआ करती थी। तो बेनेली यार बाइक अच्छी है, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो उसका सर्विस नेटवर्क बहुत ही कम है। मतलब पूरे दिल्ली NCR में सिर्फ एक सर्विस सेंटर और एक वो है। तो मेरे को लगा कि यार ये थोड़ा मेरे को दिक्कत हो सकती है, और होंडा का गुड़गांव में ही है। और दूसरा उस बाइक का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वो 235 किलो की बाइक है, 235 kgs की। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा लगा कि बेनेली मेरे को मतलब उतना जमेगी नहीं। और होंडा का ये जो इंजन है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर, हालांकि आवाज़ जो है वो उस बाइक की ज़्यादा अच्छी है, नो डाउट। तो इसलिए मैंने बेनेली TRK 502X नहीं ली। अब बात करते हैं कि मैंने क्यों KTM 390 एडवेंचर नहीं ली। तो देखो यार सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि वो एक सिंगल सिलेंडर बाइक है और ये एक जो है ट्विन सिलेंडर बाइक है। और सिंगल सिलेंडर बाइक कितनी भी अच्छी हो जाए कभी ट्विन सिलेंडर के बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर आप पेपर पे देखोगे तो इसका जो पावर है वो है अराउंड 47 bhp और जो टॉर्क है वो अराउंड 44 न्यूटन मीटर्स। और KTM 390 एडवेंचर का जो पावर है वो अराउंड 43 bhp और जो टॉर्क है वो है 37 न्यूटन मीटर। तो जितना इन बाइक्स की प्राइस में डिफरेंस है वो 4 लाख की है, दिस इज 6.5 लाख रुपीज़ ऑन रोड, उतना इनके पावर रिस्पेक्ट्स में डिफरेंस नहीं है। बट डिफरेंस है उसमें, जो पीक पावर और जो टॉर्क है वो छोटे से रफ बैंड में आता है, जबकि इसमें थ्रू आउट द रफ बैंड आपको अच्छा पावर और टॉर्क फील होता है। इसीलिए इस बाइक को आप जब भी हाईवे पे चलाते हो, सिटी पे चलाते हो, कभी भी चलाते हो, लो स्पीड पे चलाते हो, मतलब छठे गियर में आप इसको यू कैन गो एज लो एज 45 to 50 kmph, जो कि KTM 390 एडवेंचर में पॉसिबल नहीं है, उसमें आपको गियर डाउन करना पड़ेगा। तो इसमें राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ हो जाता है, मतलब आपको बार बार गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक बार एक गियर में चले जाओ, थ्रू आउट द रफ बैंड आपको पावर और पंच मिलता रहता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है KTM 390 एडवेंचर और इस बाइक में। जबकि ये बाइक बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में KTM 390 एडवेंचर से भी पीछे है। इसमें स्विचेबल ABS नहीं है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट डिस्प्ले भी इसका नेगेटिव LCD डिस्प्ले, इट्स नॉट प्रॉपर TFT। जबकि KTM 390 एडवेंचर इससे बहुत कम पैसे में वो सारे फीचर्स भी दे रही है। बट स्टिल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए है वो है इंजन का परफॉर्मेंस। तो इंजन परफॉर्मेंस में इन दोनों में कोई मैच नहीं है। KTM 390 एडवेंचर में एक जैसे ही स्पीड कम होती है आपको गियर डाउन करना पड़ता है, इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसलिए मैंने ये बाइक चूज़ करी ओवर KTM 390 एडवेंचर। वो बाइक भी अच्छी है, ख़राब नहीं है, मतलब अगर आप बजट आपका कम है तो आप उस बाइक पे भी जा सकते हो। तो अब मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्यों बाइक ली। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराया, पहले वो बता देते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये जो है इंजन गार्ड्स लगवाए हैं, ये अपर इंजन गार्ड, लोअर इंजन गार्ड GV का। उसके बाद मैंने पूरा पैनियर सिस्टम लगवाया है, और पैनियर सिस्टम में मतलब दोनों साइड पैनियर्स और टॉप बॉक्स मैं लगा के ही रखा हूँ, इसमें अपना हेलमेट वगैरह रख लेता हूँ। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन कराया है। उसके बाद मैंने इसमें ना ये
फॉग लैंप्स लगवाई हैं जो कि हैं मैड डॉग की स्काउट एक्स मॉडल। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन कराया और ये काफ़ी महंगा है, मतलब ये दोनों गार्ड्स मिला के अराउंड 37,000 रुपीज़ के हैं। ये पूरा पैनियर प्लस पैनियर का जो ये स्टैंड है, ये पूरा सेटअप अराउंड 1.7 लाख रुपीज़ का है, 3 पैनियर्स प्लस ये पूरा सेटअप। तो ये तो हो गई मॉडिफिकेशन की बात। अब थोड़ी बहुत डिटेल आपको इस बाइक की दे देता हूँ। इसका जो इंजन है ये एक 473 सीसी ट्विन सिलेंडर है, पैरेलल ट्विन सिलेंडर। पावर मैंने आपको बताई दिया 47 bhp और जो टॉर्क है वो अराउंड 43 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। बाइक के जो लुक्स हैं वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। मतलब लुक्स जब मैंने इस बाइक को पहली बार देखा, एक्चुअल में ये बाइक काफ़ी बड़ी दिखती है आगे से, जबकि ये है एक मिड सेगमेंट की एंट्री लेवल बिग बाइक आप इसको बोल सकते हो, बट स्टिल काफ़ी अपीलिंग है। और सबसे बड़ी बात लाइट वेट है। इस बाइक का जो वेट है वो कर्व वेट यानी लोडेड विद फ्यूल अराउंड 198 kgs के आसपास है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। टायर्स की अगर बात करें तो आगे इसमें 19 इंच के टायर्स हैं, डनलप के टायर्स हैं, और पीछे जो है पीछे का टायर इसका मेन अट्रैक्शन है। इट्स 160 सेक्शन 17 इंच टायर, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाइड टायर, और इसकी वजह से ना बाइक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इवन अफ्रीका ट्विन जो होंडा की टॉप एडवेंचर बाइक है उसमें भी इतना चौड़ा टायर नहीं है, उसका 150 सेक्शन का टायर है, बट इसमें 160 सेक्शन का टायर दिया है, जो कि मेरे को मतलब बहुत पसंद है। और सही है, इससे ग्रिप अच्छी आती है, आप कितना भी झुका लो बाइक को, कॉन्फिडेंस आपको बना रहता है। बाकी बहुत सारे डिटेल वीडियोज़ हैं जिनमें आप बाकी डिटेल देख सकते हो। अब आते हैं इस बाइक के प्रोज पे कि क्या इसमें अच्छी चीज़ें हैं जो मेरे को लगी आपको कंसिडर करनी चाहिए अगर आप बाइक ले रहे हो, तो उस बेसिस पे आप इस बाइक को चूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव है इस बाइक का वो है इसका इंजन। एक्चुअली में इसका जो इंजन है यही एक लौता रीजन है जिस वजह से मैंने ये बाइक ली है। 2 रीजन थे। पहला, मेरे को बहुत हैवी बाइक नहीं चाहिए थी। जब आप बहुत ही हैवी एडवेंचर बाइक या कोई बाइक ले लेते हो ना, तो आपको उतनी फ्रीडम नहीं मिलती है बाइक चलाते समय, मतलब आप उतना फ्री होकर उसमें कर नहीं पाते हो ऑफ रोड एडवेंचर जितना आपने सोचा होता है। वहाँ ये बाइक ना बिल्कुल बैलेंस्ड बैठती है, अच्छा इंजन पावर भी है, साथ ही साथ थोड़ा हल्की है, उतनी भारी नहीं है, तो आपको बड़ी बाइक वाली फील भी आती है। और उसके अलावा भी आप सारा एडवेंचर कर सकते हो, मतलब जो आप करना चाहते हो मिड लेवल का। बहुत एक्सट्रीम एडवेंचर्स इन सब बाइक से नहीं होते, उसके लिए आपको फिर हीरो की एक्सपल्स ही लेनी है। उस हिसाब से इंजन का जो परफॉर्मेंस है, मतलब आप 100-120 पे पूरा दिन बाइक चलाओ, आपको बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि आपको थकान हो रही है या कुछ हो रहा है। बिल्कुल परफेक्ट जिसको बोलते हैं, इतना स्मूथ इंजन है। और थ्रू आउट द रफ बैंड, जैसे मैंने पहले बताया, थ्रू आउट द रफ बैंड पंच है, पावर है। कभी भी आपको ओवरटेक करने की जरूरत हो, हाईवे पे लग रहा है, आपको गियर डाउन करने की जरूरत ही नहीं, जस्ट एक्सीलरेटर लो आप एंड इट गोज लाइक रॉकेट। तो मतलब बहुत ही बैलेंस्ड जिसको बोलते हैं ना। और आप कोई भी वीडियो देख लो यूट्यूब में, हर कोई बोलेगा कि इस बाइक का इंजन जो है ना बहुत ही अच्छा है। मतलब दूसरा प्रो जो मेरे को, मतलब प्लस जो मेरे को लगा वो मैंने आपको बताया, लाइट वेट, बहुत ही मनूवरेबल बाइक है, कहीं भी ले जाओ, बहुत ही एजाइल है। आप मतलब मैं इससे गुड़गांव में लोकल भी घूमता हूँ, कभी कोई दिक्कत ऐसा फील नहीं होता। हीट नहीं होती है, हीटिंग का उतना इशू नहीं है, ज़्यादा बड़ा इंजन नहीं है तो बहुत ज़्यादा हीट नहीं होता। गर्मियों में चला लिया मैंने, सर्दियों में भी अभी चलाऊंगा। नेक्स्ट अगर पॉजिटिव पे आएँ तो इसके सस्पेंशन, आपको बता दूं ये 2021 लॉन्च मॉडल है, हालांकि बाइक ये 2022 में मैन्युफैक्चर्ड है, बट मॉडल जो है 2021 है। तो अभी इसमें आपको देखोगे कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोक्स दिख रहे हैं, बट अभी जो नया मॉडल जो आने वाला है 2022 मॉडल, उसमें यूएसडी फोक्स दिए गए हैं। हालांकि फॉरेन में वो ऑलरेडी चल रहा है, बट इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है। ये बाइक बंद हो गई, अब नेक्स्ट वही मॉडल आएगा। तो जब ये बाइक का सस्पेंशन इतना अच्छा है अभी टेलीस्कोपिक फोक्स में, तो आप समझ ही सकते हो कि जब यूएसडी फोक्स के साथ आएगी बाइक तो उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा हो जाएगा सस्पेंशन का। दोनों ही जो सस्पेंशन है, फ्रंट और रियर, दोनों ही एडजस्टेबल हैं। मतलब आप चाहो तो आप प्रीलोड एडजस्टमेंट फ्रंट का भी कर सकते हो अपने हिसाब से, और रियर का भी कर सकते हो। मैंने कराया भी है, मैंने थोड़ा स्टिफ कराया था जो रियर का सस्पेंशन है उसको। नेक्स्ट अगर पॉजिटिव की बात करें तो वो है इसका माइलेज। सरप्राइजिंग माइलेज है इसका। अगर इस बाइक को आप 110 किलोमीटर/आवर के ऊपर हाईवे पे नहीं ले जाते हो, तो डिस्पाइट बीइंग ए ट्विन सिलेंडर बाइक, डिस्पाइट बीइंग ए 200 kg हैवी बाइक, इट विल रिटर्न यू माइलेज ऑफ अराउंड 35 kmpl। अनबिलीवेबल, मतलब 35 का माइलेज आप सोच नहीं सकते हो ट्विन सिलेंडर बाइक से आपको मिलेगा। बट अगर आप इसको 110 के ऊपर नहीं ले जाते हो हाईवे पे, तो आपको 35 का माइलेज ये बाइक देगी। और इवन अगर आप थोड़ा और भी ऊपर ले जाते हो तो सिटी में भी और हाईवे पे भी आपको 28-29 का माइलेज बड़े प्यार से देती है। मतलब ये बाइक कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं इसको बहुत ही हैविली रेव करता हूँ, सिटी में काफ़ी मतलब तेज चलाता हूँ मैं, तब भी ये 26-27 kmpl का माइलेज मेरे को रिटर्न कर देती है। कहीं ना कहीं माइलेज में ये KTM 390 एडवेंचर से भी ज़्यादा अच्छी बाइक है, आप बोल सकते हो। तो ये सारे इस बाइक के पॉजिटिव्स हो गए। अब जो कुछ नेगेटिव्स हैं जो मेरे को फील हुए कि जिनमें थोड़ा बहुत मतलब मेरे हिसाब से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उन चीज़ों में मैं बात करता हूँ। सबसे पहला तो जो इसकी एक्सेसरीज़ हैं यार, वो नहीं मिलती आसानी से। मतलब इंडिया में अगर आप देखोगे तो इस बाइक को बहुत कम लोग खरीदते थे पहले, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। मे बी विद नए प्राइस से लोग और खरीदेंगे जब नया मॉडल आएगा। तो क्योंकि ज़्यादा खरीदते नहीं है तो बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स इसकी एक्सेसरीज़ नहीं बनाते।
तो सारी एक्सेसरीज़ आपको बाहर से मंगानी पड़ती हैं, जैसे कि ये जो आपको पैनियर सिस्टम वगैरह लगाना है या जो इंजन गार्ड लेग गार्ड वगैरह लगाने हैं अच्छी क्वालिटी के, तो ये यार ना थोड़े महंगे पड़ते हैं। मतलब अगर ये इंडिया में बन रहे होते तो इनकी कॉस्ट उतनी नहीं होती, 1.7 लाख रुपीज़ नहीं होती, ये सस्ते होते। बट चूँकि बाहर से मेरे को मंगाने पड़े तो महंगा पड़ता है। मतलब आपको एक्सेसरीज़ आसानी से मिलती नहीं है। और कुछ एक्सेसरीज़ जैसे यहाँ पे एक 12 वोल्ट सॉकेट के लिए होंडा ने स्पेस दिया है, बट वो नहीं दिया होंडा ने। तो अभी क्या होता है कि बाहर से आ नहीं रहा है और होंडा के पास है नहीं, तो वो दिक्कतें हैं कि मेरे को अभी तक मिल नहीं पाया इस सॉकेट, तो उस वजह से थोड़ा बहुत एक्सेसरीज़ में दिक्कत होती है। नेक्स्ट अगर कॉन की बात करें तो वो ये है कि स्पेयर पार्ट्स जो है वो भी इस बाइक के आसानी से मिलते नहीं हैं, क्योंकि ये बाइक इंपोर्टेड बाइक्स होती हैं तो बहुत ज़्यादा बल्क में इनका स्पेयर यहाँ आता नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरा जो क्लच लीवर है ये टूट गया था, बाइक गिर गई थी, तो इसको आने में अराउंड 25 दिन लग गए, क्योंकि इंडिया में ये स्टॉक में नहीं था। फिर ये जापान से आता है तो टाइम लगता है। तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें चलो मैनेज हो गया, बट अगर कोई मेजर या बड़ा फॉल्ट आ जाता है आपकी बाइक में या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो टाइम लगेगा। ये महीना 2 महीना सर्विस सेंटर में खड़ी रहेगी तभी ठीक होगी। ये एक और मेजर नेगेटिव है। तो बहुत ज़्यादा स्पेयर्स रेडिली अवेलेबल नहीं रहते। सपोज आपका ये फेयरिंग डैमेज हो गया या टैंक में कुछ डैमेज हो गया तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये जापान से आएगा तो महीना 1.5 महीना आराम से लग जाता है। बट ये सारी इंपोर्टेड बाइक्स के साथ ना ये इशू रहता है, जब आप बड़ी बाइक्स लेते हो ना उनके स्पेयर पार्ट्स पूरे रहते नहीं हैं। कोई भी हो, BMW हो, ट्रायम्फ हो, होंडा हो, सुजुकी हो, सब में ये मैंने देखा है। जितने लोगों से मैं मिला हूँ, जानता हूँ, वो सारे ये बोलते हैं कि यार दिक्कत आती है, मतलब अगर कुछ बड़ा दिक्कत हो जाती है तो। उसके बाद बाइक में अगर नेगेटिव की बात करूँ तो जो सबसे बड़ा नेगेटिव मेरे को लगा वो ये लगा कि इसकी जो फुट पैक की पोजीशन है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब जब आप बैठते हो ना तो बाइक में जब आप पैर रखते हो नीचे, तो ऑलरेडी आप ध्यान रखो कि इसकी जो सीट हाइट है वो 830 mm है, तो 830 mm सीट हाइट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। और फिर क्या होता है जब आप नीचे पैर रखते हो ना, तो ये आपके पैरों की लाइन में बिल्कुल सीधा आता है। तो आपको पैर क्या है, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। तो जब आप बैठते हो तो आप देखो मैंने बाइक को बिल्कुल सीधा खड़ा किया है, तो अब ये मेरे पैरों में आप भिड़ रहा है, तो मेरे को पैर ना थोड़े दूर करने होते हैं। तो ऑलरेडी बाइक जो है थोड़ी सी ऊंची है, और फिर जब ये पैर भी दोनों दूर करने पड़ते हैं ना, तो ये काइंड ऑफ फिर पूरे पैर, जबकि मैं 5 फीट 10 इंचेस का हूँ, मेरी हाइट जो है 5 फीट 10 इंच है, फिर भी मेरे को पैर जो है थोड़ा टिपटो करने रहते हैं। अभी सोचो ये फुटरेस्ट यहाँ नहीं होते, जैसे मैं इनको फोल्ड कर देता हूँ अगर दोनों तरफ, तो मैं अपने पैर पास ले आता तो मेरे आसानी से पैर देखो अभी आ जा रहे हैं। तो ये एक मेरे को थोड़ा सा फ्लॉ लगा। अफ्रीका ट्विन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फुट पैक की पोजीशन या इसकी पोजीशन ना थोड़ा सा इनको चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि बैठने में ये प्रॉब्लम ना आए। अब अगर उसके बाद नेक्स्ट कॉन की बात करूँ बाइक में, तो वो है इसकी सीट। यार इसकी सीट कंफर्टेबल नहीं है उतनी, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कंफर्टेबल है, बट मेरे को बिल्कुल नहीं लगी। इनफैक्ट हाइनेस की सीट इससे कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल है। जब मैं हाइनेस चलाता हूँ तो मैं ज़्यादा किलोमीटर तक चला जाता हूँ, इसमें मेरे को जल्दी दिक्कत आने लगती है। इनफैक्ट इनकी जो अफ्रीका ट्विन बाइक है ना, उसकी भी सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी पतली सीट है, आप देख पा रहे हो, तो इतनी पतली है कि जो अंडर थाई सपोर्ट है ना वो बहुत कम आता है। इस एरिया में बहुत ज़्यादा पतली हो गई ये सीट। तो मतलब जो क्रूज़र बाइक्स होती है उनमें आप देखो तो बैठने के लिए आपका जो हिप में जो बैक है, आपका बम है, तो अच्छा सपोर्ट रहता है बैठने के, बट इसमें इतना है नहीं। सीट पे यार थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है होंडा को। तो ये कुछ कॉन्स थे। एक और कॉन, इसकी जो हेडलैम्प है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब कुछ खास नहीं है, उतना अच्छा थ्रो नहीं आता। बट वो हर बाइक की यही प्रॉब्लम है, किसी में भी नहीं आता। जब से ये LEDs आने लग गई ना तो उतना मज़ा नहीं आता। तो ये सारे कुछ कॉन्स थे जो मेरे को लगे, जो मैंने फेस किए। एक और प्रॉब्लम थी इस बाइक में जो पहले थी बट चली गई। जब मैंने नई बाइक ली थी ना, तब जब इसको मैं 100 की स्पीड पे चलाता था तो इसके हैंडल बार में वाइब्रेशंस आते थे, और साथ ही साथ सीट पे भी थोड़े थोड़े वाइब्रेशंस आते थे। मतलब मेरे को लगता था कि थोड़ा वाइब्रेट हो रही है, इनफैक्ट हाइनेस से ज़्यादा वाइब्रेट होती थी। बट वो प्रॉब्लम ओवर द टाइम चली गई। अभी इस बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं भी नई बाइक थी तो उतना इंजन सेट नहीं था। जैसे मैंने 2 सर्विस कराई, उसके बाद जो है आराम से वाइब्रेशंस वाली जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, अभी नहीं आते हैं। और तो अगर सर्विस की बात करूँ तो सर्विस यार देखो, जो महंगी बाइक्स होती हैं, जो थोड़ी सुपर बाइक्स आप बोल सकते हो एंट्री लेवल, उनका सर्विस चार्ज थोड़ा ज़्यादा ही होता है। बट मतलब नॉर्मल बाइक से, इनफैक्ट नॉर्मल कार से, अगर आप 8 लाख की कार ले रहे हो या आप 8 लाख की बाइक ले रहे हो, तो 8 लाख की जो बाइक होगा उसका सर्विस चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, मेंटेनेंस चार्ज कंपेयर टू वो 8 लाख वाली गाड़ी का। तो वो इसके साथ भी केस है। बट स्टिल मेरी 3 फ्री सर्विस हुई हैं। जो 3rd सर्विस हुई है उसका मैं अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन जो बाकी 2 सर्विसेज थी देवर अराउंड 4 से 5 हज़ार रुपये की कॉस्ट आई थी उनमें, और 2 हज़ार रुपये का तो इंजन ऑयल ही लग जाता है, फिल्टर, तो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बट ठीक है, मैनेजेबल है,
मतलब आप इतनी महंगी बाइक ले रहे हो तो ये एक्सपेक्ट कि आपका इतना सर्विस चार्ज लगेगा। अब नेक्स्ट कॉन की अगर बात करें तो वो है इसका डिस्प्ले। इसका डिस्प्ले ना नेगेटिव LCD डिस्प्ले है, तो जब पीछे से धूप पड़ रही होती है या सामने से धूप पड़ रही होती है ना, थोड़ा सा कम दिखता है। मेरे हिसाब से इतनी महंगी बाइक में एक TFT स्क्रीन होंडा दे सकता था। प्रॉपर जो पूरी स्क्रीन होती है जैसे KTM 390 एडवेंचर में आती, वो आनी चाहिए थी। हालांकि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोड नहीं करता, हार्डकोर बहुत ज़्यादा नहीं करता, तो मेरे को वो रेन ग्रेवल ये सब मोड्स नहीं चाहिए, ना ही मेरे को ज़्यादा ट्रैक्शन कंट्रोल ज़रूरत पड़ती है। बट यार डिस्प्ले अच्छा हो तो सही बात है, डिस्प्ले इसमें अच्छा हो सकता था और स्विचेबल ABS हो सकता था। काफ़ी गर्मी है, पसीने आ गया, थोड़ी आवाज़ भी आ रही क्योंकि मैं रोड के किनारे ही बना रहा हूँ। तो यार मैंने आपको सारे प्रोज कॉन सारे फीचर्स मोस्टली बता दिए और ये भी बता दिया कि मैंने बाइक क्यों खरीदी। अब मैं अपना वर्डिक्ट बताता हूँ कि मैंने खरीद के मतलब मेरे को क्या लगा कि मैंने सही किया या नहीं किया। तो मैं अपना डिसीजन बताता हूँ। हर एक राइडर की, हर एक ओनर की अपनी कुछ मतलब प्रेफरेंसेस होती हैं, चॉइसेस होती हैं, उसके बेसिस पे वो कोई भी गाड़ी खरीदता है या बाइक खरीदता है। तो मतलब जैसे कुछ लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, लुक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ये चाहिए होता है कि स्विचेबल ABS हो, ट्रैक्शन कंट्रोल हो, राइड बाई वायर थ्रॉटल कंट्रोल हो, पूरा प्रॉपर TFT स्क्रीन हो। तो उन लोगों के लिए तो ये बाइक बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा जो प्राइमरी क्राइटेरिया था वो ये था कि इंजन परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए था। मैंने बेसिकली ये बाइक इसलिए खरीदी थी सो दैट कि मैं लंबे लंबे टूर्स पे जा सकूं। हालांकि जा नहीं पाया अभी तक क्योंकि मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही ऑफिस से। तो मेरा सोल पर्पस यही था कि मैं सुबह लेके निकलूँ तो मैं रात तक बाइक चलाता रहूँ और मैं थकूँ नहीं। तो उस पर्पस को ये बिल्कुल पूरी तरीके से फुलफिल करती है। तो मतलब मेरे को तो मेरा डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट लगा कि मैंने ये बाइक खरीदी। और इंजन परफॉर्मेंस वाइज कोई तोड़ नहीं है इसका। और आप लोग भी अगर मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको बजट का इशू नहीं है, आप एक ट्विन सिलेंडर बाइक ढूंढ रहे हो एंट्री लेवल की, तो अभी क्या है इंडिया में बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। मतलब ये बाइक है, इसके बाद आपकी बेनेली की TRK 502X है, उसके बाद आपकी जो बाइक्स हैं वो थोड़ी महंगी होने लगती हैं, जैसे कि कावासाकी की वर्सेस है 650, उसके बाद सुजुकी की V-Storm है 650, उसके बाद फिर आपकी ट्रायम्फ की टाइगर आई है 600 660। बट वो बहुत महंगी बाइक्स हैं। जैसे वर्सेस आपकी है जो 8.2 लाख रुपीज़ की है, ट्रायम्फ टाइगर आपकी 10 लाख रुपए की है। सेम गोज़ विद द सुजुकी V-Storm 650, वो आपकी 9.6 लाख रुपीज़ की है। तो ट्विन सिलेंडर सेगमेंट में आपको बहुत कम बाइक्स मिलती हैं इंडिया में जो अवेलेबल हैं, जो कि आपको 6-6.5 लाख रुपए में मिल जाती है। उनमें से ये एक बाइक है। तो ये इसलिए भी एक वाइस चॉइस आप बोल सकते हो है, जिन लोगों को बजट का इशू है, उतना नहीं खरीद सकते। जैसे मेरे को भी 7 लाख रुपए के ऊपर की बाइक नहीं खरीदनी थी, तो इसलिए मैंने ये बाइक खरीदी। तो आप लोगों को अगर बाइक खरीदी नहीं खरीदनी है, प्योरली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आपका बजट कम है तो आप KTM 390 एडवेंचर भी खरीद सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी बाइक चाहिए जो आप दिन भर चलाओ मस्त फ्री, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहिए, इंजन अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस बाकी अच्छा होना चाहिए, होंडा का भरोसा होना चाहिए, तो आप ये बाइक भी खरीद सकते हो। बाकी मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो यार इस बाइक से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी मैंने आपको दे दी है। बट स्टिल अगर अभी आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछना, इंस्टा पर भी मेरे से पूछ सकते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। आई होप CV 500X से रिलेटेड आपके जितनी भी क्वेरीज या डाउट होंगे दूर हो गए होंगे। और मेरा जो यूजर एक्सपीरियंस है मैंने बता दिया। मेरे को तो बहुत पसंद आई बाइक। मैं मतलब मज़े आते हैं जब मैं इस बाइक को चलाता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।